वेलकम बैक। दमदार 10 देख रहे हैं आप और बात होगी ईरान की। ईरान जहां पर इस वक्त जेनजी खामेनेई के खिलाफ खड़ा हो चुका है, सड़क पर आग भड़की हुई है और ये तेज होती चली जा रही है। ईरान सरकार के खिलाफ तेहरान में शुरू हुआ प्रदर्शन अब कई और शहरों में फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी ईरान के असादाबाद में पैरामिलिट्री के हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं तेहरान से करीब 750 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण ईरान के शहर फासा में सड़कों पर फायरिंग हुई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने लोगों पर गोलियां दागी। इसमें एक शख्स के मारे जाने की खबर है। फासा में गुस्साई भीड़ ने गवर्नर के दफ्तर के गेट तक तोड़ डाले। इसी तरह हमेदान ने पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुई, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। 6 तस्वीरों के जरिए फिलहाल मैं आपको ईरान के हालात दिखा रही हूं और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में सवाल सबसे पहले यही आएगा, अवधेश जी, कि खामेनेई का क्या होगा? नहीं, इस समय जो संकट है वो बिल्कुल भयानक है, क्योंकि पहले व्यापारियों से शुरू हुआ, उसमें छात्र शामिल हो गए, फिर उसमें आम लोग शामिल हो गए, तो अब ये एक व्यापक स्तर पर हो चुका है। हालांकि जो राष्ट्रपति, अब उस दिन आप बता रहे थे 1 लाख नहीं 14,20,000 रियाल हो गया है $1 का, आज हमने पढ़ा। मिलियन 1.42 मिलियन हो गया है। तो ईरान की स्थिति बहुत खराब है। अब देखिए, पहले उनके लिए जो परिस्थिति थी कि असद थे सीरिया में, हिजबुल्लाह मजबूत था, थोड़ा हमस मजबूत था। हिजबुल्लाह हमस की पराजय हो चुकी है, सीरिया से असद जा चुके हैं। तो 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, हालांकि अभी तक वहां इस्लाम का विरोध नहीं हो रहा है, वहां इकोनॉमिक का विरोध हो रहा है। नहीं, लेकिन इकोनॉमी का, इस नीति का है कि आपने जो नीति चलाई है, जिसके कारण हमको अटैक झेलना पड़ा है, जिसके कारण हमको दुश्मनी हुई है और हम पर बैन लगे हैं, तो जब वो नारा लगा रहे हैं खामेनेई के विरुद्ध में, तो नाम हो नहीं हो, लेकिन राजा साहब पहलवी के पक्ष में आंदोलन, लॉन्ग लिव राजा पहलवी, लॉन्ग लिव राजा पहलवी, तो एक प्रकार से इस्लामिक क्रांति के विरुद्ध भी आंदोलन है। जब राजा साहब पहलवी को बुला रहे हैं, तो अभी ये कहां जाएगा कहना कठिन है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे पेजेस्किन साहब ने कहा है कि नहीं, इनकी मांगे कुछ जायज है और उसमें इकोनॉमिक कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो सरकार चलाना कठिन हो जाएगा। लेकिन उठाएंगे कैसे, सवाल तो ये है। जब खजाना खाली है, तो क्या रूस और चीन इतना पैसा दे सकता है? क्या रूस तो तेल खरीदेगा नहीं, चीन खरीद सकता है। भारत के साथ वो स्थिति नहीं है। ये होगी कि आपको अपना परमाणु कार्यक्रम जितने हैं उसको अभी आपको बंद करना होगा, तब कहीं जाकर कुछ रियायत मिल सकती है। लेकिन तब भी घर में जो जंग चल रही है वो रुक जाए, उसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीर और आपके सामने रख रही हूँ, ये ईरान के शहर फासा से आई है। सड़कों पर सरेआम फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक शख्स के मारे जाने की खबर है, लेकिन ईरान सरकार इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। फासा में गुस्साई भीड़ ने गवर्नर के दफ्तर को तोड़ डाला। इसके बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने लोगों पर फायरिंग की। करमनशाह शहर में पुलिस पब्लिक के बीच में झड़प हो गई, उसी की ये तस्वीरें हैं। विनोद जी, ये तस्वीरें बताती हैं कि ये भीड़ है, संगठित होते हुए भी कोई सॉल्यूशन के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। बस उसे ये लग रहा है कि खामेनेई को हटा दो। ये गुस्सा है लोगों का, जो कि आर्थिक हालत ईरान की बहुत ख़राब है और अलग थलग पड़ गया है दुनिया में ईरान, खास करके आर्थिक प्रतिबंधों के चलते। और एक समझौता ओबामा के टाइम जो हुआ था ईरान के साथ अमेरिका का, वो भी ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में अपने रद्द कर दिया था बिल्कुल। तो ईरान अलग थलग है और अब एक सीमा होती है, आप धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर आप लोगों को कहाँ तक ले जाएंगे कि भाई राष्ट्र की रक्षा के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जरूरी है, धर्म के लिए हम पहला इस्लामिक कंट्री होगा जिसके ऊपर वो पाकिस्तान अलग ही है। तो लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, आदमी को पेट तो भरना चाहिए ना। अगर वहाँ नौकरियाँ नहीं होंगी, वहाँ लोगों के पास खाना नहीं होगा, और जो डिवेल्यूएशन है करेंसी का कि 14 लाख से ज़्यादा का डॉलर हो गया, तो ऐसे में एक जब सीमा टूट जाती है, सफर का बांध टूट जाता है। अब इसमें कोई लीडरशिप नहीं है, कोई, आप देखिए बिल्कुल भीड़ सड़क से निकल आई है सड़क पर, और लोग जो सरकारी प्रतिष्ठान मिल रहा है उस पर हमला कर रहे हैं। यानी सीधा गुस्सा मौजूदा निजाम के प्रति है, और ये सही है। और इतने लोगों को तो आप गोलियों से काबू भी नहीं कर सकते, भले आप पुष्टि ना करें एक व्यक्ति के मारे जाने की। डिक्टेटर भी हो रहा है। नहीं, आप कैसे करते हो? आप ये किसी भी शहर में अगर अचानक लोग सड़कों पर आ जाएं, 5 लाख लोग आ जाएं सड़क पर, किसी शहर में 1 लाख लोग आ जाएं, कितनों को आप गोली मारेंगे? तो गोली आप थोड़ी बहुत भीड़ को मार सकते हैं, डरा सकते हैं। और जब लोग मारने पर ही उतारू हुए हैं कि भाई ठीक है मर जाएंगे, आप चलाओ गोली, तो अब खामेनेई के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि अब दिक्कत क्या है, खामेनेई साहब छिपे रहते हैं, पब्लिक में तो आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। अब वो आए,
पब्लिक को एड्रेस करें, क्या उनका इतना आधार बचा है, कैसे एड्रेस कर लेंगे। जल रहा है ईरान सर, मतलब अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं और एक तस्वीर और दिखानी जरूरी है जहां सबसे पहले गुस्से की चिंगारी भड़की थी, वहां पिछले 3 दिन से युवा अभी भी डटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार भड़की और वहां से युवा चले गए, युवा सुरक्षा बलों पर पथराव भी कर रहे हैं। तेहरान की सड़कें किसी जंग के मैदान से कम नहीं दिखाई दे रही हैं। ईरान की सड़कों पर खामेनेई मुर्दाबाद के नारे हैं, रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। रजा पहलवी जो शाह थे, उनके बेटे जो है वो इस वक्त शायद अमेरिका में ही है। और वो चूंकि रजा पहलवी जो थे वो बहुत मॉडर्न ख्यालात के थे, उस समय ईरान बहुत तरक्की पसंद देश था और इसीलिए अब लोगों को लगता है कि वही शासन ठीक था, वही निजाम ठीक था। कम से कम खाना पीना व्यवस्था तो सब चीज, देश तो तभी इस्लामिक था, तब कौन सा वो क्रिश्चियन देश हो गया था, हिंदू देश हो गया था। खाली इस्लामिक क्रांति जो ये एक धार्मिक मजहबी क्रांति हुई, उसको नाम दिया गया और खामनेई के जो पहले वाले थे, खुमैनी ने उसको लीड किया था, तो ज़्यादा कट्टर हो गया था। बाकी तो वो ज़्यादा लिबरल था भाई। नहीं तो ऐसा तो नहीं नमाज नहीं होती थी जो दुनिया ये पूछती है कि फिर आपने इतनी धार्मिक कट्टरता से हासिल क्या किया। ये मीनाक्षी, धार्मिक कट्टरता का हश्र यही होता है, कोई भी धार्मिक कट्टरता हो, किसी की भी हो, अगर एक सीमा के बाद उसका हश्र यही होता है कि जब चाहे वो वैचारिक कट्टरता हो। सोवियत संघ का क्या हुआ था, बहुत कट्टरता वैचारिक थी ना, धार्मिक नहीं थी, लेकिन क्या हाल हुआ। तो जब तक लोगों की आकांक्षाओं की आपूर्ति नहीं कर सकती कोई विचारधारा, और अगर खाली कट्टरता पे चलेगी तो उसका हश्र यही होता है। अच्छा, मैं अवधेश आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ईरान की जनता सड़कों पर क्यों उतरी? अमेरिकी और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। ईरान में महंगाई दर 40% तक पहुंच चुकी है। 1 रियाल की कीमत 13.8 लाख अमेरिकी डॉलर तक आ गई है। हालांकि अभी इसे और अपडेट करके अवधेश जी ने बताया कि 14,20,000 तक आ गई है। हालात नहीं सुधरने के बाद ईरान की सेंट्रल बैंक के गवर्नर को इस्तीफा तक देने की नौबत आ गई। ईरान सरकार इस साल लोगों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। टैक्स भरेंगे, खाना खाएंगे, नौकरी करेंगे, बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे ईरान के लोग? और लोगों का गुस्सा इसलिए ईरान सरकार के लिए भारी पड़ रहा है और सरकार लाचार है। ईरान के राष्ट्रपति ने प्रोटेस्ट के लिए बिना नाम लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हमसे जंग के मैदान में जीतना संभव नहीं है, इसलिए आर्थिक दबाव के लिए ईरान को हराने की कोशिश हो रही है। बयान आप ये सुने। हम एक फुल स्केल युद्ध में लगे हुए हैं। फिलहाल दुश्मन ने आर्थिक दबाव के जरिए हमें डराने की पूरी कोशिश की है। बमों, लड़ाकू विमानों या मिसाइलों से किसी राष्ट्र को जीता नहीं जा सकता। हमें हराने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर आकर हमसे मुकाबला करना होगा। और अगर वे जमीनी स्तर पर इस राष्ट्र का सम्मान करते हैं और अगर हम दृढ़, एकजुट और अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो उनके लिए ईरान को घुटनों पर लाना असंभव होगा। एक क्विक कमेंट अवधेश इस पर आपका कि अमेरिकन डीप स्टेट के ऊपर कई बार आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति ठीक होती तो वो ये हश्र तो नहीं होता। देखो, आर्थिक स्थिति तात्कालिक प्रस्फुटन का कारण है। जब दुनिया में कोल्ड वॉर था तो एक और कम्युनिस्ट क्रांति थी, दूसरी ओर पूंजीवादी देश थे। उसके पैरेलल आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक शिया इस्लामिक क्रांति हुई कि यह हमारा शासन का मॉडल है इस्लामिक क्रांति का। उस क्रांति, इस्लामिक क्रांति ने, हालांकि सोवियत संघ ने उस समय सपोर्ट कर दिया था और उनके साथ संबंध था। सोवियत संघ भी अजीब देश था, उसको इतना लेफ्ट भी थे ना, हाँ ना वही नहीं सपोर्ट कर दिया था। और अमेरिका से इन्होंने उस प्रकार से विरोध लिया। उस समय घोषणा थी कि क्या क्या करना है, उसमें इजराइल का नामो निशान मिटाना है, मेन जो इस अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो चूंकि इस्लाम फतह का द्योतक, उनके भाषण सुनो ना कि हमारी पराजय हो ही नहीं सकती है, तो उसके नाम पर जो कुछ हुआ है उससे असंतोष उभरते रहे हैं। कई बार आपने हिजाब के विरुद्ध देखा है, कई बार एक्सप्रेशन को लेकर 2022 का जो विद्रोह था वो तो भयानक था। उसमें गोली चली, 500 से 600 लोग मारे गए हैं उसमें। 2009 में जबरदस्त विद्रोह हुआ है। तो जो 45 वर्ष पूर्व एक क्रांति हुई है उसके नकारने का एक वर्ग रहा है और धीरे धीरे वो सब मिला के तात्कालिक कारण होते हैं और उसके बैकग्राउंड की चीजें होती है। जो कुछ आयतुल्लाह खुमैनी की नीति थी, चाहे वो अमेरिका से विरोध करो, उनके दूतावास पर हमले करवाओ, ईरान के खिलाफ करो, हमस को पाओ, वो इस्लामिक क्रांति के कारण थी। उनका वो सो कॉल्ड जो भाई सऊदी अरब को तो नहीं हुआ ना, वो तो मक्का मदीना का केंद्र है।
आपको संयुक्त अरब अमीरात का तो नहीं हुआ ना, इन्हीं का क्यों हुआ है? तो अब ये जो है एक नया, मुझे लगता है कि समय का चक्र घूम के वहां पहुंचा है जहां ईरान के लोगों को तय करना है कि अब हमको क्या करना है। इनके लिए अगर ये पीस, हमको लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो जाएंगे अभी, क्योंकि रिवोल्यूशनरी गार्ड है, सारे हैं उनके, अभी हो सकती है गोली चले, कुछ हो, टाइम लगेगा। लेकिन सोवियत संघ के अलावा, रूस के अलावा उनको शरण कहीं नहीं मिल सकती है, जो मुझे लगता है चीन करे तो करे। सर, हम इसलिए कई बार ये चर्चा करते हैं ना कि जब कंट्री फर्स्ट की हम भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी वही मॉडल, वही विचारधारा किसी देश को आगे बढ़ा सकता है, ना कि किसी धर्म की। जब हम बात करते हैं फंडामेंटलिज्म, कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए। कट्टरपंथ का यही हिस्ट्री होता है, बिल्कुल। इसीलिए हमारा संविधान, हमारा देश, हमारे जो पूर्वज राजनीतिक थे, मैं भारत की इसीलिए बात करने वाली थी, और भारत का नाम इसलिए अग्रणी देशों में आता है क्योंकि हम कंट्री फर्स्ट की विचारधारा से चलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट की विचारधारा से आगे चलते हैं। और इसलिए पिनाका रॉकेट के सफल परीक्षण के बाद भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने कल ओडिशा के तट से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया है। एक साथ 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। ये मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर तक, 500 से लेकर 1000 किलो वजनी बम ले जाने में सक्षम है। प्रलय की एक और खासियत यह है कि ये एक साथ कई टारगेट पर बम गिरा सकती है। प्रलय का सफल परीक्षण कर डीआरडीओ ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। मतलब सर, दिल्ली से चले मिसाइल तो पाकिस्तान के कौन से कोने तक जा सकती है? भाई 500 किलोमीटर अगर है तो दिल्ली से मतलब लाहौर तक तो काम हो जाएगा। लाहौर तक चली जाएगी। तो दिल्ली से चलाने की कहाँ जरूरत है? कहाँ है? वो तो सीमा से चला दे, इस्लामाबाद चला जाएगा। कैसे बात? नहीं, फिर तो पेशावर तक चला जाएगा। वहां से अमृतसर से लाहौर की दूरी कितनी है, वो तो अलग बात है। देखो, इसका जो है ये यूजर इवोल्यूशन है, मतलब अब ये मिसाइल बन गया है। अब ये जो परीक्षण है वो है कि इसको सेना अब अपने उपयोग में ला सकती है। ये मिसाइल का केवल परीक्षण नहीं है, यूजर इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। इसकी जो खासियत है कि एक ही लॉन्चर से एक साथ 2 मिसाइल निकल रहे हैं, एक साथ 2 निकल रहे हैं, और ये सॉलिड प्रोपेलेंट वाला है। ये इसमें जो है ना, ये नहीं कि युद्ध के मैदान में और फिर उसमें भरो, वो नहीं है, ये पहले के साथ जा रहा है। तो एक मिसाइल को तो दुश्मन रोक सकता है, लेकिन एक लॉन्चर से अगर 2 मिसाइल इतने 350 से लेके 1000-1500 किलोमीटर, मतलब आप सोचो ना, इतने भारी बोझ लेके अगर जा रहा है, तो ये एक स्पेशल भारत ने बना के और ये कर देगा। इसलिए नाम इसका प्रलय रखा गया, प्रलय। तो प्रलय रखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है सफलता है। और ये अब मान लीजिए देश को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सेना को मिल गया है, ये इंस्टॉल होने का परीक्षण है। ये इसका प्रलय की खासियत है, मतलब चलाने के लिए मिल गया उसको, अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब जैसलमेर से अगर बॉर्डर से हम चलाएं तो पाकिस्तान को नाप क्या जाएगा? यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स बोलते हैं, यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल। देखिए, ये बड़ी सफलता है। और मुझे लगता है कि डीआरडीओ को कई बार लोग कहते हैं कि साहब डीआरडीओ बेकार है, कुछ नहीं कर रहा। वो डीआरडीओ बड़े हमले भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद डीआरडीओ जो है ने अगर इस तरह का तकनीक विकसित की है, और ये हाल के सालों में तो डीआरडीओ ने कमाल किया है। डीआरडीओ ने बहुत काम किया है, इसलिए डीआरडीओ पर उंगली उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ कमियां बेसियां रहती हैं, हर जगह हर संस्थान में रहती है, लेकिन डीआरडीओ की सफलताओं को, उपलब्धियों को हम नजरअंदाज नहीं और फिर कमी भी उन्हीं की निकलती है जो काम करते हैं। अब देश की नई ताकत के बाद बात होगी बिहार के सीएम की प्रॉपर्टी की। 2025 के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रॉपर्टी का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसके हिसाब से उनके पास केवल 20,522 रुपए कैश है। कैन यू इमेजिन किसी मुख्यमंत्री के पास केवल 20,522 रुपए कैश? आप भी अपने अकाउंट को जब जाकर देखेंगे तो ये तो बहुत मामूली रकम लगेगी आपको, लेकिन नीतीश कुमार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब नीतीश कुमार के पास 3 बैंक अकाउंट है। एक एसबीआई पटना सचिवालय शाखा में 27,217 रुपए, एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली में 3,358 रुपए, और पीएनबी बोरिंग रोड ब्रांच में 27,191 रुपए नीतीश कुमार के पास है। कार के नाम पर एक फोर्ड कार है, इसकी कीमत 11 लाख रुपए है। नीतीश के पास लगभग 2,03,000 रुपए की ज्वेलरी है। इसके अलावा 10 गायें हैं, 13 बछड़े हैं। नीतीश की टोटल चल संपत्ति की अगर बात की जाए 17,66,000 है। ये तो कैबिनेट की बात हो रही है। अवधेश जी, मैं इससे पहले कि कुछ और डिटेल दूं, एक्स सीएम की प्रॉपर्टी का ब्यौरा अगर निकाला जाए तो क्या होगा?
नहीं देखिए एक अंदाजा दीजिए ना, एक्स सीएम। लालू जी की बात ये तो अब मैं वहां तक लेके जा रही हूँ। लालू जी की बात कर रहे हैं। लालू जी हो गए, मुलायम हो गए, अखिलेश जी हो गए, मायावती जी हो गई, अगर इन लोगों की तुलना हम करते हैं तो फिर तो नीतीश कुमार पूजनीय है आज के समय में, जयललिता और जयललिता, कोई भी। देखिए नीतीश कुमार ने जो पेश किया है उदाहरण, और उनके ईमानदारी को लेकर कोई संदेह नहीं हो सकता, कभी कोई संदेह नहीं हो सकता है। आज भी परिवार का जो घर द्वार है, लगभग भाई का, परिवार का, बहन का, सब वैसे ही है जो पहले ही था। तो उसमें तो कोई दावत नहीं। 17,86,000 किसी की प्रॉपर्टी, और द्वारिका में उन्होंने लिखा कि हमारा एक फ्लैट है, और हमारे पास कोई कृषि भूमि यह नहीं है हमारे पास। दिल्ली वाला ना, हाँ, वो तो सांसद कोटे वाला होगा। हाँ, एक सांसदों की सोसाइटी बनी थी, उसका होगा मुझे लगता है। उसमें उनका वही सांसदों की सोसाइटी में एक फ्लैट है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये एक उदाहरण है। देखो बिहार में ना श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका वसीयत खोला गया, बक्से में वसीयत था, तो उसमें 24,500 रुपए का वो लिखा हुआ था, टोटल हमारे पास है। उसमें उन्होंने लिखा था कि 10,000 रुपये जो है महेश बाबू, एक ईमानदार, 10,000 रुपये महेश बाबू की बेटी उषा सिंह जो बाद में मंत्री रहे, उनके पास पैसे नहीं है, बेटी की शादी में जाएगा। 5,000 रुपया हमारा नौकर सेवा किया है उसको जाएगा, और 10,000 रुपया कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा। और हमारी श्राद्ध से लेके नहीं, क्रियाक्रम का कोई काम सरकार और पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि हमारी अचल संपत्ति जो जमीनें हमारे परिवार ने लिया है। ये एक मानकता श्री कृष्ण सिंह की बात मैं कर रहा हूं। वो भी मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे उदाहरण हमारे देश में। एक और उदाहरण मैं दूंगा, नीतीश कुमार की यूएसपी यही है जी। एक और उदाहरण देता हूँ, दिनेश्वर मिश्रा केंद्रीय मंत्री थे, 77 में मंत्री रहे, मुरारी सरकार में, वीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर सरकार में, देवगौड़ा सरकार में, गुजराल सरकार में केंद्रीय मंत्री, और बड़े बड़े पोर्टफोलियो, पेट्रोलियम, संचार, रेलवे, जल, वाटर, सबके रहे। और जब उनका निधन हुआ तो उनके पास एक अकाउंट था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट वाले ब्रांच का, उसमें मात्र 10,000 रुपए थे। और घर में राशन की हालत ये थी कि छोटे छोटे डिब्बों में एक हफ्ते का राशन आता था, और हालत ये थी कि जो हाँ, अच्छा, लोग उनके यहाँ आते थे, यही खाना तो खूब खिलाते थे। नहीं वो आता रहता था खाना, खिलाने पिलाने शौकीन थे, लेकिन राशन एक हफ्ते का ही आता था। और उसके बाद उनके यहाँ लोग बहुत आते थे उत्तर, और सब पड़े रहते थे, जिसको सबके लिए वो था। नहीं सर, ऐसी मिसालें भारत में कम नहीं है। हम लाल बहादुर शास्त्री से लेकर हम बहुत सी ऐसी चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन जब हम 2025 के खत्म होने पर 26 के पहले दिन में बैठकर ये चर्चा करें और नीतीश कुमार की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, तो वाकई में हैरानी भी होती है, और लगता है कि अच्छा ठीक है, राजनीति ऐसे भी हो सकती है। तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं वो। सर मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन एक विवाद भी तो उनके साथ जुड़ गया है, हिजाब का। हिजाब विवाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। नुसरत को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन कल भी नुसरत ने नौकरी लेने से इनकार ही रखा, तभी वो पहुंची नहीं वहां पर। अब आगे डेट बढ़ने की संभावना भी बहुत कम है। अगर नुसरत को नौकरी ज्वाइन करनी है तो फिर उन्हें विभाग को बाकायदा एक लेटर लिखना होगा। 31 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं कर पाई, इसका कारण बताना होगा, और फिर कहीं जाकर विभाग नुसरत की ज्वाइनिंग को लेकर कोई फैसला लेगा। नुसरत का नौकरी ज्वाइन ना करना, क्या ये नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, या ये खुद उनके लिए, अगर वो नौकरी ज्वाइन कर लेती तो उनके लिए शायद ठीक नहीं होता? मुझे लगता है इस मामले में थोड़ा सा चूक नीतीश जी से हुई है। जब ये घटना हुई थी, अगर एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ जाता एक बड़े के नाते कि भाई अगर उनको तो कोई तकलीफ हुई है नुसरत को, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, तो बात खत्म हो जाती। वहीं उसकी बजाय नीतीश जी की जो पार्टी के नेता थे, वो एकदम से उस एक्शन को डिफेंड करने लगे, और साथ साथ वो सवाल उठाने लगे, गिरिराज सिंह ने से क्या बोल दिया, निषाद साहब ने क्या बोल दिया, वो नीरज कुमार ने क्या, वो उससे बात बिगड़ गई है। अगर ये जैसे बड़ा नेता होता है, वो ठीक है, मैंने कर दिया, हम तो बेटी की तरह कर दिया, अगर लगा तकलीफ हुई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि तो बच्ची है, बच्ची को बुलाओ, एक बार हम बात कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, इंटेंशन वो था, बात खत्म भी हो जाती। नुसरत हैंडलिंग में कहीं गड़बड़ी हुई है, हैंडलिंग में गड़बड़ हुई है। अच्छा, बिहार में केवल हिजाब ही नहीं, लालू फैमिली के नए आशियाने पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। सूत्रों के मुताबिक लालू फैमिली पटना में वेटरनरी कॉलेज के पीछे बन रहे नए घर में शिफ्ट होंगी। लालू खरमास के बाद नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। घर का कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। पटना के महुआ बाग इलाके में भी लालू यादव का एक काफी आलीशान बंगला बन रहा है, लेकिन इस बंगले के बनने में अभी काफी समय लगेगा, जिसके चलते लालू वेटरनरी कॉलेज के पीछे बन रहे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। लालू का ये नया घर आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है। इसमें 5 बेडरूम हैं, 2 बड़े हॉल हैं,
अभी लालू राबड़ी देवी के साथ सरकारी आवास में ही रह रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से जब उन्हें खाली करने का घर नोटिस दिया गया तो फिर ये तमाम चर्चाएं भी हो रही है। देखिए, दो बातें हमने आपके सामने रखी। एक मौजूदा मुख्यमंत्री के आवास की हमने बात कर ली, उनकी प्रॉपर्टी की बात कर ली, उनके कितने खातों में कितने पैसे पड़े हुए हैं उसकी चर्चा हो गई। और एक ये घर भी है, घर दिखा रहे हैं, एक बंगला बन रहा है, सुख सुविधाओं से लैस है। नहीं, एक और बन रहा है, एक और बन रहा है, आपके पास आ जाएगा इंडिया टीम। महुआ बाग में भी है, 2 जगह बताया तो आपने। महुआ बाग वाला तो बताया मैंने। अच्छा, ये तो एक दो उनके बंगले अभी बन रहे हैं। तो ये दोनों जगह वो खरमास के बाद नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। और वो तो जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि भाई सरकार का घर, तो सरकार का घर तो जाता ही है, उनके पास तो घर है ही, अपने घर में शिफ्ट करेंगे बड़ी आसानी से, तेज प्रताप यादव ने कहा। लालू यादव इस समय जो शिफ्टिंग की उनकी बात चल रही है उसका कारण एक और भी है। प्रॉपर्टी तो उनकी है, उस पर मुकदमे हैं और उसको कोई छिपा नहीं है, उस पर तो बार बार बात करने से उसी के कारण उनको सजा हुई है और अभी मुकदमे चल रहे हैं। परिवार के अंदर जो रिफ्ट पैदा हो गया है, जो तेजस्वी यादव की शादी के बाद जो फैमिली में रिफ्ट पैदा हुआ है, बेटियों को वहां दिक्कत हो रही है। जिस बेटी ने कहा कि हमने किडनी दिया है, उसने जो बाहर आके बयान दिया है, तो माता पिता के सामने अब वो बोल नहीं सकते हैं। इस समय एक एज हो जाता है जब आपका शरीर गिरता है तो आपके वो पहले वाले तेवर नहीं रहता है। कोई न कोई आपको सेवा करने वाला परिवार का आदमी चाहिए साथ में, जिससे आप बात कर सकते हैं। तो लालू जी को वहां जो समझ में मेरी आ रही है कि वहां समस्या पैदा हो रही है, वो चाह के भी अपनी बेटियों को अपने पास शायद नहीं रख पा रहे हैं। तो इसीलिए घर अगर अलग ले जाएंगे तो बेटियां भी वहां जो है उनके साथ, मतलब लालू राबड़ी अलग रहेंगे, तेजस्वी और अब इसको कहना अभी कठिन है, लेकिन मेरा एक अनुमान है जो परिवार में हो रहा है। तेजस्वी तो सरकारी बंगला उनका है ही है। तेजस्वी अपने बंगले में रहेंगे, लालू यादव तो भाई लीडर पोजीशन है तो लीडर पोजीशन वाला बंगला मिलेगा इनको। मतलब देखिए, पिता पुत्र अलग अलग रहेंगे, रह सकते हैं। अब तो क्या है, आजकल तो सब अलग अलग रह ही लेते हैं। तो देखिए, अब लालू जी को इतिहास ने ऐसा मौका दिया था बिहार में कि वो अगर ये सब नहीं करते, जो संपत्ति और ये पूरा जिस तरह के जंगल राज वगैरह का, तो शायद वो बिहार के ही नहीं देश के बहुत बड़े नेता होते। सोशल जस्टिस, इतना बड़ा मौका मिला था उनको। लेकिन सिर्फ ये संपत्ति के लाभ ने और ये जिस तरह से उनका राज चला, वो सब जंगल राज और उनके सालों ने जिस तरह से किया, वो सारी उसने इस हालत में कर दिया कि आज वो सत्ता से इतनी दूर हैं। और उसका नीतीश जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको नीतीश जी ने भर दिया। उन्होंने ये समझ लिया ना कि दोनों एक ही धारा से निकले, नहीं करना है। दोनों एक ही धारा से निकले, एक ही लड़ाई से निकले, वैचारिक धारा से निकले, करना था, उसी कैरेक्टर के थे। और लालू जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में नीतीश जी का बड़ा योगदान था। सबका था भाई, शरद यादव का योगदान था। दिल्ली से बिहार की बात कर रहा हूं। लालू, आज के हमारे इस योगदान के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।